तो एपिसोड की शुरुआत में हम समर नेशन के एक बहुत बड़े स्काई अबंडेंट सिटी को देखते हैं जिसकी इमारतें इतनी ऊंची ऊंची हैं कि वह बादलों को चूम रही हैं। और यहाँ की एक जानी मानी एकेडमी भी है जिसका नाम फिफ्थ एकेडमी है। और आज फिफ्थ एकेडमी में माहौल कुछ अलग ही है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे ना, उनके बीच जबरदस्त हलचल मची हुई है। और आज की रात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उनकी अवेकनिंग जो है, यानी कि आज वह टाइम है जब इन सभी स्टूडेंट्स की शक्तियां जगेंगी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं, क्योंकि यह एक खास पल होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपनी मेज पर घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, बस मुझे ए लेवल की शक्तियां मिल जाए। इस पर उसका दोस्त हैरान होकर कहता है कि भाई तू तो बहुत लालची है, पूरे देश में केवल 1000 लोग ही ए लेवल वाले होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स अपनी एक सीनियर की सक्सेस की चर्चा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि पिछले साल उसकी सीनियर की एस लेवल की अवेकनिंग हुई थी, जिसके बाद उसे सीधे शेरिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। और आज हमारी सीनियर डेमन रेल में एक टॉप लेवल की योद्धा है। सभी स्टूडेंट्स के बीच इस बात की चर्चा चल रही है कि इस करियर में पैसा और रुतबा दोनों ही है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि हमारी सीनियर वो साल के लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है और साथ में इतने सारे फायदे भी उसको मिलते हैं। तभी वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स पैसों और ऐशो आराम के सपने देख रहे हैं। वहीं एक स्टूडेंट जो जोश में चिल्लाकर कहता है कि धिक्कार है, तुम सिर्फ उसकी सैलरी देख रहे हो, तुम्हें और भी ज्यादा देश के लिए समर्पित होने के बारे में सोचना चाहिए। तभी अकेला बेटा हमारा एमसी खिड़की के पास जो पीले रंग की टी शर्ट पहने एक लड़का चुपचाप बैठा है, उसका नाम लिनहू है। वह इस शोर शराबे से दूर अपनी सोच में कहीं डूबा हुआ है। जब सब लोग चिल्ला रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, वहीं वह शांति से बाहर देख रहा है, जैसे कि लिनहू को पता हो कि उसकी मंजिल इन सबसे कहीं अलग और बड़ी है। लिनहू को हम बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। वह अपने फोन को देखते हुए सोच रहा है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। उसके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी है और उसने उनकी छोड़ी हुई सारी इनहेरिटेंस खर्च कर दी है। अब उसके पास सिर्फ एक पुराना घर ही बचा है। लिनहू दुखी होकर कहता है कि शायद इस घर को बेचना ही काफी नहीं होगा। अपनी गरीबी और लाचारी से तंग आकर वह एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है। वह खुद से ही कहता है कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, आज रात मुझे डेमन रेल्म यानी कि राक्षसों की दुनिया में प्रवेश करना होगा। तभी हमें लिनहू के अतीत के बारे में पता चलता है। वह असल में इस दुनिया का नहीं है। लिनहू 10 साल पहले पृथ्वी से इस दुनिया में क्रॉस ओवर करके आया था, यानी एक दूसरी दुनिया से यहाँ तक पहुँच गया था। तभी पिक्चर में हम नीले रंग का एक कॉस्मिक वाटर्स देखते हैं जिसमें से एक छोटा बच्चा गिर रहा है। यह कोई और नहीं लिनहू है, जो बचपन में अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार कर इस दुनिया में आया था। और जब लिनहू इस अनजान दुनिया में अकेला और बेबस था, तब एक भले परिवार ने उसे गोद लिया और लिनहू को उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसका नाम जैन झांग दिया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैन एक मेज पर अपने एक नए परिवार के साथ बैठा है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार से खाना खिला रही है और उसकी छोटी बहन खुशी से कह रही है कि यही है, अब आखिरकार मेरा एक बड़ा भाई है। और जैन उस समय रो रहा था क्योंकि उसे एक नया घर और प्यार मिल गया था। जैन याद करता है कि अगर ये लोग उसे न अपनाते तो वह इस दुनिया में कभी जिंदा ही नहीं बचता। तभी जैन झांग हमें बताता है कि करीब 20 साल पहले इस दुनिया में डेमन पिट्स अचानक खुलने लगे। शहर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन पर ऐसे खौफनाक राक्षस उतर आए थे जिन्हें इंसानी हथियारों से नहीं रोका जा सकता था। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भागो भागो भागो। हर जगह बस तबाही का मंजर था। आसमान चील जैसे पंखों वाले राक्षसों से भर गया था और सड़कों पर बहुत ही बड़े दानव तबाही मचा रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। धूल धुआं जलती हुई इमारतों के बीच इंसानियत दम तोड़ रही थी और इस अफरा तफरी के बीच एक छोटा लड़का और उसकी नन्ही बहन अपने माता पिता के साथ भाग रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सबसे पहले उसकी माँ राक्षसों के हमले की चपेट में आ गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। लड़के ने लड़खड़ाती आवाज में पुकारा, माँ, पर कोई जवाब नहीं आया। लड़के की आंखों में सन्नाटा छा गया। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस उनके बेहद करीब आ गया था। उनके पिता जो अब तक अपने बच्चों को ढाल बनकर बचा रहे थे, वह समझ गए थे कि अब उनके पास समय नहीं बचा। मलबे में दबे होने के बावजूद पिता ने अपनी भरभराई आवाज में चिल्लाकर कहा अपने बच्चों से, रुको मत, भागो यहाँ से और अपनी बहन का ख्याल रखना। वहीं लड़के की आंखों में आंसू बह रहे थे। लड़के के सामने उसके पिता मौत से जूझ रहे थे और पीछे उसकी मासूम बहन खौफ से कांप रही थी और उसके पिता की आखिरी पुकार भागो लड़के के कानों में गूंज रही थी। मजबूरी और गहरे दुख के साथ लड़के ने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ा। अब लड़के की आंखों में केवल डर नहीं बल्कि पिता को दिया हुआ आखिरी वादा भी था, अपनी बहन की सेफ्टी करने का वादा जो दिया था। धूल और मलबे के बीच
बीच से वो दोनों बच्चे अपनी उजड़ी हुई दुनिया को पीछे छोड़कर अपने नए भविष्य की ओर भागने लगे। तभी हम शहर में देखते हैं, शहर के मलबे के बीच एक बहुत खतरनाक राक्षस किसी काल की तरह खड़ा था। भारी कदमों की आहट धमक धमक से गूंज रही थी, जो मौत के आने का संकेत था। उसी पल लड़के की आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर आया। राक्षसों ने बेरहमी से इंसानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। उसके पिता जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मलबे के नीचे दब गए और देखते ही देखते उस दानव ने उनके प्राण हर लिए। तभी वह छोटी बच्ची चीखती हुई बोलती है कि डैड डैड। वह लड़की हवा में ही जमकर रह गई थी। तभी जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था तो इंसानियत ने हार मानने के बजाय लड़ने का एक आखिरी और साहसी फैसला किया। मलबे के बीच से एक रहस्यमयी और नीली रोशनी वाला पोर्टल खुला। यह डेमन रियल्म का प्रवेश द्वार था। हताशा में डूबे इंसानों ने उस अनजान दुनिया के भीतर कदम रखने का फैसला किया ताकि वह अपनी दुनिया को बचाने का कोई रास्ता खोज सके। इस दूसरी दुनिया यानी कि डेमन रियल्म में कदम रखते ही एक अजीब सा सच सामने आया। लोगों ने पाया कि उस भयानक प्लेस में जिंदा रहने के लिए वे जितना खुद को मजबूत बना रहे थे, उसका सीधा असर उनकी असली दुनिया की ताकत पर भी पड़ रहा था। वहाँ की खराब परिस्थितियों ने उन साधारण इंसानों को एक योद्धा में बदल दिया था। अब वे साधारण से बच्चे या डरे हुए नागरिक नहीं थे। हथियारों से लैस और फौलादी इरादों के साथ योद्धाओं का एक समूह उस पोर्टल के सामने खड़ा होकर अपनी बर्बाद हो चुकी दुनिया को देख रहा था। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि अपने खोए हुए अपनों का बदला लेने की आग थी। दुनिया भर में डेमन पिट्स खुल गए थे, जिनसे खतरनाक और डरावने राक्षस बाहर निकल रहे हैं। इन राक्षसों ने इंसानी बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस तबाही को रोकने के लिए दुनिया के सभी देशों ने मिलकर हाथ मिलाया और डेमन रियल्म इलाइट एसोसिएशन की स्थापना की। और इस एसोसिएशन ने ताकत और काबिलियत के आधार पर लोगों को अलग अलग रैंक दिए। टियर 1 to 5 फर्स्ट और सेकंड टायर के जो लोग थे, ये शुरुआती स्तर के योद्धा हैं जो नॉर्मल लड़ाई में माहिर हैं। इसके बाद थर्ड और फोर्थ टियर आता है और जो थर्ड और फोर्थ टियर के लोग थे वे जादुई शक्तियां कर सकते थे और कुछ खास तरह के वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते थे। और इसके बाद आती है फिफ्थ टियर। इसमें आने वाले योद्धा सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। केवल फिफ्थ टियर के ही योद्धा हाई लेवल मॉन्स्टर को हराने का दम रखते हैं। लेवल लिस्ट के हिसाब से इसमें डी से लेकर एसएसएस लेवल तक की बात बताई गई है। जो डी, सी और बी लेवल के लोग होते हैं ये नॉर्मल और मिडिल क्लास के योद्धा होते हैं, और जो ए और एस लेवल के होते हैं ये बहुत ज्यादा ताकतवर और खास योद्धा होते हैं। और जो इसके बाद एस एस और ट्रिपल एस लेवल के लोग होते हैं ये पिरामिड के सबसे ऊंचे लेवल पर है। ट्रिपल एस लेवल का योद्धा होना किसी गॉड से कम नहीं। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है राक्षसों को मारना उतना ही आसान हो जाता है। जब इन सब सोल्जर्स ने एकजुट होकर हमला किया तो उन्हें शानदार सक्सेस मिली। पिक्चर्स में हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग पावर्स वाले सोल्जर्स, कोई अपनी ताकत से और कोई तलवारों से तो कोई जादुई चमकती शक्तियों से इन डीमंस के पसीने छुड़ा रहे हैं। जहां एक तरफ भीड़ी जैसे दिखने वाले राक्षस और सींगों वाले दानव हमला कर रहे हैं, वहीं हमारे इलाइट सोल्जर्स उन्हें धूल चटा रहे हैं। यह स्टोरी इंसानी जज्बे और यूनिटी की है, जहां सही ट्रेनिंग के दम पर ये लोग बड़े बड़े खतरों को ही मात दे सकते हैं। तभी हमारी स्टोरी जैन झांग पर आती है, जो स्कूल में अपनी क्लास खत्म ही कर रहा है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि आज वो 18 साल का हो जाएगा। इस दुनिया में 18 साल का होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यह वह दिन होता है जब लोग डेमन रियल्म में अपनी पावर्स को अवेकन करते हैं। जैन जानता है कि अगर उसे फ्यूचर में एक फर्स्ट ईयर इलाइट सोल्जर बनना है तो उसे कम से कम ए लेवल की पावर्स को हासिल करनी होगी। जैन घड़ी की ओर देखता है और कहता है कि काफी देर हो रही है, मुझे घर पहुंचना चाहिए। वह खुद से कहता है और तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। और जैसे ही जैन घर पहुंचता है और कहता है कि नीना मैं वापस आ गया, तो उसका वेलकम उसकी छोटी बहन नीना करती है। और ये छोटी बच्ची नीना बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही है। नीना ने अपने बालों को 2 चोटियों में बांधा हुआ है। नीना जैन के लिए कुछ खास करना चाहती थी, इसलिए नीना फ्राइड ड्रम स्टिक बना रही थी ताकि वह अपनी पावर्स को अवेकन करने से पहले भरपेट खाना खा सके। लेकिन खाना बनाना नीना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। तभी जब नीना जैन के पास प्लेट लेकर बाहर आती है तो नीना का चेहरा उतरा हुआ होता है, क्योंकि प्लेट में रखा हुआ चिकन का लेग पीस जलकर काला हो गया था और उसमें से धुआं निकल रहा था। इसलिए नीना की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है और वह धीरे से कहती है कि सॉरी। नीना बताती है कि आज जैन का 18वां जन्मदिन है, वह दिन जब जैन की पावर्स अवेकन होंगी। इसलिए नीना जैन के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन सब जल गया था। इसलिए नीना की टी शर्ट पर भी काले काले निशान बने हुए थे और ये निशान बताते हैं कि नीना ने किचन में कितनी ज्यादा मेहनत की थी। जैन अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी थकान भूल जाता है और नीना को दिलासा देता है और कहता है कि अरे यह तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम रहा होगा नीना तुम्हारे लिए। वह जलते हुए खाने को देखकर नाराज नहीं होता, बल्कि नीना की कोशिश की कद्र करता है। माहौल को हल्का करने के लिए और नीना को खुश करने के लिए जैन मुस्कुराते हुए एक सुझाव देता है कि चलो आज रात हम बाहर खाना खाने चलते हैं, भले ही आज अवेकनिंग सेरेमनी होनी हो। जैन और नीना के बीच का प्यार और सादगी दिल जीत लेती। जैन अब अपनी पावर्स को अवेकन करने के लिए और अपना पेपर पास करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैन और नीना का एक नॉर्मल सा घर था। जैन अपनी छोटी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन उसका शरीर छोटा और कमजोर था। नीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि मैं खाना बना सकता हूँ,
तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा सेहत नाजुक है। इसलिए नीना ने धीमी आवाज में बस इतना कहा कि ओह ठीक है। दोनों मुख से लेकर प्यारी सी नोकझोंक होने लगी। नीना खिलखिलाते हुए चिल्लाई कि हे, आपने वादा किया था कि ये ड्रमस्टिक मेरे जन्मदिन के लिए है। अगर आप ऐसे ही इस प्लेट को खींचते रहे तो सब गिर जाएगा। घर हंसी मजाक से गूंज उठा। पर्दे के पीछे एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी जिसमें उसका पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था और ये मुस्कुराता हुआ पल बस तस्वीरों में कैद था। तभी जैसे ही रात हुई माहौल बदल गया। नीना अपना बैग टांगकर घर से बाहर निकलने लगी। उसने कहा कि मैं आज रात पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। इसलिए जैन ने नीना को परमिशन भी देते हुए कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन रात के 9:30 बजे तक वापस आ जाना ताकि मुझे चिंता ना हो। लेकिन जैसे ही नीना बाहर निकली उसने मुड़कर एक अजीब बात कही, जब आप डेमन रेल में इंटर करना तो प्लीज सेफ रहना। नीना के जाते ही जैन का चेहरा सीरियस हो गया। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा जिससे एक नीली होमोग्राफिक स्क्रीन चमक रही थी। उस पर लिखा था कि काउंट डाउन 10 सेकंड। घड़ी की टिक टिक के साथ जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैन कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, उसे एक खतरनाक से मिशन पर निकलना था। उसने मन ही मन खुद को कहा चाहे जीत मिले या हार, मुझे अपना बेस्ट देना है। उसने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए प्रेयर की और मन में बुदबुदाया कि नीना विश मी लक। जैसे ही जैंग अपनी घड़ी को तेजी से प्रेस करता है तो वह अजीब सी दुनिया में गिरने लगता है जहां हर तरफ नीला होता है और चारों तरफ बिजली चमक रही होती है। इसलिए जैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जैंग को एक आवाज आती है, वेलकम टू द डेमन रेल्म, जो कि किसी और ने नहीं बोला होता बल्कि उसकी स्पिरिट गाइड ने बोला होता है। और वो स्पिरिट गाइड जैंग को लोकी बुला रही थी। इसलिए हम जैंग को लोकी बुलाएंगे जब वह अपनी स्पिरिट गाइड को अपने सामने देखेगा। तो लोकी एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जो तारों और नीली रोशनी से भरी हुई थी। लोकी के सामने एक नन्ही सी परी खड़ी थी जिसके सिर पर पीले फूल और पंख थे। उस परी ने बड़े ही उत्साह से कहा, लोकी अब हम तुम्हारी पावर्स को अवेकन करेंगे, तो प्लीज इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखो जिससे तुम्हारा लेवल सामने आ सके। लोकी जानता था कि यह दुनिया उसके लिए नई नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सुना है कि डेमन रेल्म बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सेफ्टी के लिए अपनी पहचान छिपाना ही बेहतर होगा। अपनी असली पहचान को सीक्रेट रखने के लिए इसलिए लोकी एक खास तरह का मास्क अटायर करता है जो कि एक नीले रंग की हुडी जैसा दिख रहा था जिससे उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह ढक गया था। लोकी अब बहुत ज्यादा पावरफुल सोल्जर जैसे दिख रहा था। जैसे ही लोकी ने उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा तो हर तरफ एक गोल्डन लाइट की लहर उठने लगी। नन्ही परी की आंखों में चमक उठी। उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ए लेवल की अवेकनिंग होगी, बल्कि होना ही चाहिए। लोकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपनी नसों में दौड़ती हुई असीमित पावर्स को महसूस कर रहा था और जैसे क्रिस्टल बॉल से तेजी से रोशनी फूटी उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह अपनी नई पहचान और शक्तियों के साथ इस खतरनाक दुनिया का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल से एक सुनहरी रोशनी निकली, वह रोशनी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि पूरा माहौल कांप उठा। उस क्रिस्टल बॉल के पास वह छोटी परी जो खड़ी थी वह इस पूरे प्रोसीजर को देखकर हक्की बक्की रह गई। और जो लोकी था वह पूरी तरह पसीने से तरबतर हो गया था और डर के मारे चिल्लाया, यह क्या हो रहा है, कोई मुझे बताओ। उसे लगा कि शायद कुछ गलत हो गया है। लोकी की आंखों में आंसू आ गए और घबराकर बोला, मुझसे ये सरप्राइज अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब परी ने अपनी मैजिकल स्क्रीन पर लोकी की पावर्स के आंकड़े देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा था वह पूरी दुनिया को बदल के रखने की ताकत रखती थी। वह ए लेवल नहीं बल्कि गोल्डन शब्दों में लिखा था कि SSS लेवल एबिलिटी समनिंग स्किल। लोकी जिसे एक नॉर्मल सा सोल्जर बनना था, लेकिन अब वो पूरे यूनिवर्स की सबसे रेयर और पावरफुल स्किल SSS लेवल की समनिंग स्किल का मालिक था। वहीं जो लोकी ए लेवल की शक्ति मांग रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसने लोकी को गॉड लेवल की पावर्स दे दी थी। इसलिए अब लोकी का सफर शुरू होने ही वाला था, एक ऐसी शक्ति के साथ जिसे संभालना शायद उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई एंशिएंट पावर्स सदियों के बाद नींद से जाग उठी हो। वहां खड़े लोकी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने जो हुआ था वह उसकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा आगे था। उसके कानों में एक गूंज सुनाई दी जिसने उसकी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। वह हकलाते हुए खुद से बोला कि SSS क्या मैंने सही सुना? लोकी के चेहरे पर डर और एक्साइटमेंट का मिला जुला भाव था। SSS रैंक, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में केवल हजारों साल पहले ही सुना गया था। यह वह लेवल की शक्तियां थी जिसे हासिल करना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल ही असंभव थी। नीली रोशनी बिल्कुल बिजली की तरह कड़क रही थी। और फिर इसके बाद दोनों को एहसास हुआ कि आज से दुनिया का इतिहास बदलने वाला है। और यह सब सुनकर लोकी को अभी भी अपने कानों में यकीन नहीं हो रहा था। तो चलो, चैप्टर खत्म और कहानी खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जैन झांग को SSS लेवल की पावर्स मिली थी, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट गाइड और अपना MC जैन झांग दोनों ही हैरान थे कि ये गॉड लेवल की अवेकनिंग कैसे हो गई। तो इसी के साथ दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड जैन झांग से कहती है, आप तो SSS लेवल की एबिलिटी के साथ अवेकन हुए हो,
जो केवल सिर्फ लेजर्ड के टाइम पर ही एग्जिस्ट करती थी। आपने तो धोती फाड़ के रुमाल ही कर दिया है और आज तक किसी ने ट्रिपल एस लेवल नहीं देखा, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। तभी जैन बोलता है बल्ले बल्ले मजा आ गई, एस लेवल की एबिलिटी के साथ मैं तो पक्का एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में सीट ले सकता हूँ और मेरा फ्यूचर तो पूरी लाइफ के लिए सेट हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ट्रिपल एस लेवल की एबिलिटी के साथ अवेकनिंग की है और इसलिए अब मैं अपनी फुद्दू से जिंदगी को बदल सकता हूँ। और तभी फिर स्पिरिट गाइड बोलती है कि यहाँ तुम्हारे समनिंग स्किल का डिस्क्रिप्शन है और अब से तुम इसे कभी भी निकाल कर देख सकते हो। तभी हम स्क्रीन पर देखते हैं कि समनिंग स्किल ट्रिपल एस, एक्सपीरियंस 0/10, कॉस्ट 10 वाइटलिटी पॉइंट्स, कूल डाउन 60 सेकंड्स। और इफेक्ट ये है कि किसी भी टारगेट को मारने के बाद आप उसके जैसा ही डुप्लीकेट बुला सकते हो और इस एबिलिटी का कोई भी टाइम लिमिट ही नहीं है और यह मैक्सिमम 5 लेवल तक अप हो सकती है। तभी हम नोट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि रैंक 1 होने पर आप समनिंग स्किल से 10 डुप्लीकेट बुला सकते हो और रैंक 2 होने पर समनिंग स्किल से आप 20 डुप्लीकेट बुला सकते हो। तभी जैन बोलता है वाह मजा ही आ जाएगा। तभी जैन जहांग अपनी स्क्रीन स्वीप करके अपनी स्किल्स देखने लगता है और कहता है कि यह एबिलिटीज तो इंसेनली पावरफुल है। तभी जैन बोलता है वेट, क्या अगर मैं किसी मॉन्स्टर को मारता हूँ तो मैं उसके जैसा एक इंस्टेंटली डुप्लीकेट बुला सकता हूँ। तभी जैन अपने इमेजिनेशन में सोचते हुए बोलता है कि तो अगर मैं उसमें से कुछ हजारों मॉन्स्टर को मार दूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं मॉन्स्टर की एक सेना भी बना सकता हूँ। और बाप रे बाप क्या खतरनाक स्किल मिली है मुझे। एमसी बोलता है मुझे शांत होना होगा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और फिर एमसी कैरेक्टर पैनल देखने लगता है जिसमें नेम लिखा होता है लोकी, ऑरेलियन 24, 75, 11, 76, HP 100, वाइटलिटी 110, डैमेज 1 to 10, स्पीड 10, एट्रीब्यूट और स्ट्रेंथ 10 एवरेज पर्सन। मतलब ये जो स्ट्रेंथ है ना 10 आदमियों के बराबर होगी, जिसमें भी 10 एवरेज पर्सन लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन 10 एवरेज पर्सन, मेंटल स्टेट 11 एवरेज पर्सन, एबिलिटी 10 एवरेज पर्सन, अवेलेबल एट्रीब्यूट पॉइंट 0, स्किल समनिंग लेवल 1 ट्रिपल एस, स्किल समनिंग लेवल 1 ट्रिपल एस, इक्विपमेंट कोई भी नहीं, ओवरऑल रेटिंग नोविस। तभी जैंग जहान बोलता है वेट अ मिनट, लेकिन मेरी मेंटल एबिलिटी तो एवरेज से 1 पॉइंट से ज्यादा क्यों है? क्या शायद इसलिए कि मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ। तभी स्पिरिट गाइड एमसी को टोकते हुए कहती है कि अब आप ऑफिशियली तौर पर डेमन रेल्म में एंटर कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक। तभी इसके बाद हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है और अरीना के साइड में पिलर से किसी तरह की लाइटनिंग निकल रही होती है, शायद ये फाइटर्स की सेफ्टी के लिए है। तभी हम एक नौजवान हॉट सी इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि तेजी से बोल रही होती है कि नए प्लेयर्स प्लीज इधर आइए, डेमन रेल्म मैनेजमेंट ब्यूरो के इंस्ट्रक्टर के रूप में हम आपको डेमन रेल्म के बारे में बुनियादी बातें सिखाएंगे। और इस इंस्ट्रक्टर का फिगर तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, एक बार आप भी देखो। तभी हम जैन को देखते हैं जो कि भीड़ के पीछे खड़ा था और भीड़ से बहुत ज्यादा चटर चटर की आवाजें आ रही थी और जैन बोलता है क्या ये डेमन रेल्म है? तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है वाओ और कहता है कि अच्छा वो मैं ए लेवल की एबिलिटी के साथ जागा हूँ और लोग मुझे माइटी फिस्ट कहते हैं। तभी उन्हीं में से एक बंदा और बोलता है जो कि साथ खड़ा होता है मैं तो बी लेवल की एबिलिटी के साथ जागा हूँ, लेकिन मैं पहले से ही बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे यही चाहिए था। तभी बी लेवल वाले का दोस्त बोलता है कि वो कितना लकी है कि उसने ए लेवल में अवेकनिंग की है। और ये सब एमसी पीछे से देख रहा था बड़ी बड़ी आंखों के साथ। तभी वहीं पर एक लड़का घुटने में बैठकर रोते हुए बोलता है कि डी लेवल की एबिलिटी के साथ क्यों जागा मैं खुश नहीं हूँ, ये लेवल बिल्कुल नहीं चाहता था मैं। तभी उसका दोस्त बोलता है चेयर अप, कम से कम तुम डी लेवल के तो अवेकन हुए हो और कोई कोई तो ये भी नहीं पा पाता, इसलिए खुश रहो। तभी आदमी वाला इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ठीक है सभी लोग लाइन में लग जाओ, अब हम सभी को हथियार बांटेंगे। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग लाइन से लग जाते हैं और उस इंस्ट्रक्टर के साथ उस वही वाली हॉट लेडी भी खड़ी होती है जो कि हाथ में एक कॉपी पकड़े हुए है। इंस्ट्रक्टर सभी से बोलता है कि सब लोग ध्यान सुनो, डेमन रेल्म कोई खेल नहीं है, अगर तुम यहाँ मरते हो तो तुम सच वाली जिंदगी में भी मर जाओगे। और बहुत से लोग यहाँ मजे की तलाश में आते हैं लेकिन अक्सर उनका दुखद अंत होता है। यह एक कानूनहीन जगह है और एक असली युद्ध का मैदान है, तुम्हें राक्षसों और इंसानों से दोनों सावधान रहना होगा। और यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, जैसे घोटालेबाज, हत्यारे, जो भी कहो वे यहाँ हर जगह हैं, इसलिए सावधान रहो और किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना। तभी उसे टोकते हुए अपनी हॉट इंस्ट्रक्टर बोलती है कि याद रखना किसी भी स्तर पर डेमन रेल्म छोड़ने के लिए आपको रेंज पर लौटना होगा जहां वेदी यानी कि अल्टर है, या हम आप सभी को वापस टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तब इंस्ट्रक्टर बोलता है नेक्स्ट और वहां पे अपना एमसी कूदते हुए चला आता है। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम्हें हथियार देने से पहले तुम्हारा पंजीकरण करना होगा। तो इंस्ट्रक्टर बोलती है तुम किस लेवल की एबिलिटी के साथ जागे हो? तो अपना एमसी बोलता है डी लेवल की एबिलिटी के साथ। तभी इंस्ट्रक्टर एमसी से पूछती है कि तुम्हें किस तरह का हथियार चाहिए, क्योंकि तुम डी लेवल के तुम बहुत ज्यादा भारी हथियार तो उठा नहीं पाओगे। तभी एमसी बोलता है कि मुझे बो एंड एरो चाहिए। तभी पीछे से कुछ अवेकनर्स बोल रहे होते हैं कि ये झंडू बाम सा लड़का डी लेवल का है और ऊपर से यहाँ पे गेम खेलने आया है, वो भी बो एंड एरो के साथ। इसे तो अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट होकर
कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढनी चाहिए और पता नहीं ये बेवकूफ़ इतना कोशिश क्यों कर रहा है जबकि डी लेवल का है। चलो इन सबको छोड़ो, हम अपने एमसी और इंस्ट्रक्टर पर ध्यान देते हैं। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये लो तीर और धनुष, ये एक लंबी दूरी का हथियार है। भले ये भारी मात्रा में नुकसान ना पहुंचाए लेकिन ये बहुत ज्यादा सेफ है, जो कि हार्डवुड लॉन्ग बो है और क्वालिटी इसकी डी ग्रेड है। डैमेज 10 से 20 देता है और स्पेशल इफेक्ट इसका कोई भी नहीं है और ड्यूरेबिलिटी तो 100% टू 100% है। तभी इंस्ट्रक्टर जैन झांग से सीरियस होते हुए बोलता है कि सतर्क लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, इसलिए तुम सतर्क रहना। तभी वही हॉट वाली इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी करो, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जल्दी सभी लोग आओ और अपने वेपन्स लो। और कहती है कि इस बैच में कितने लोग ए लेवल की एबिलिटी या फिर उससे ऊपर के साथ जागे हैं। तभी इंस्ट्रक्टर अपनी लिस्ट में देखती है कि अरे ये तो सिर्फ केवल 3 ही लोग हैं। तभी वो इंस्ट्रक्टर दूसरे इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि लोगों का हर नया बैच पिछले वाले बैच से बिल्कुल बदतर होता जा रहा है, चलो कोई ना, देखते हैं ये लोग कैसे हैं। तभी वो अवेकनर्स जिनको इंस्ट्रक्टर ने बुलाया था वो दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि धनुष से निशान लगा रहा होता है और उसका एक भी निशाना बिल्कुल निशाने पर नहीं लगता और कहता है कि ये तो मेरे 100 से ज्यादा कितना मुश्किल है, जो तीर मैंने चलाए उनमें से केवल एक ही निशाने पर लगा है, लेकिन असली लड़ाई में मुझे इतने भी मौके नहीं मिले। और हालांकि मेरे पास अभी कोई समन करने के लिए कोई राक्षस नहीं है, इसलिए मैं सीधे लड़ने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। और थोड़ी देर बाद हम ग्राउंड में देखते हैं कि बहुत सारे तीर भरे पड़े होते हैं जो कि एमसी नहीं मारे थे और एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा था, एक सिवाय एक को छोड़कर। ये सब करते करते जैन झांग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि साला एक भी तीर मेरा निशाने पर नहीं लग रहा। तभी वो अपना मन शांत करता है और अपने धनुष से तीर लगाता है और लंबी सांस लेकर बहुत तेजी से छोड़ता है और वो तीर सीधा दूसरे तीरों को चीरते हुए बिल्कुल बीचों बीच लगता है, मतलब निशाने पे, और इसलिए एमसी लंबी सांस छोड़ता है। तभी एमसी बोलता है ये तो काफी अच्छा है। जैन झांग ये निशाना इसलिए लगा पाया था क्योंकि वो बहुत देर से बो एंड एरो से प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब निशाने लगा रहा था, लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा था और वह टाइम उसका ट्रेनिंग से कम नहीं था। इसलिए जैन झांग का आर्चरी लेवल 4 का हो गया था और उसकी एक्यूरेसी 80% हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और इसलिए एमसी जल्दी से अपना दस्ताना पहनता है और वहां से भाग जाता है। और तभी हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तो क्या एमसी इन मॉन्स्टर से फाइट करेगा या फिर इन्हें सम्मन करके कुछ नया करेगा? जो भी हो ये सब देखेंगे हम अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और 2 दिन बाद 3rd चैप्टर भी आ जाएगा, तो प्लीज वेट करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि जैन झांग को SSS लेवल की पावर मिल गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और फिर पावर पाने के बाद वो एक बैटल एरिना में जाता है जहां वो अपनी तीरंदाजी कुछ करता हुआ दिखाता है और फिर वहां से भाग जाता है। और फिर उसके बाद हम वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत खास तरह के मॉन्स्टर और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी थे। तो चैप्टर 3 के शुरुआत में हमें कुछ डीमन रेल्म के कुछ खास मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि लेवल 1 के होते हैं। यहाँ हमें लेवल 1 के 3 खास मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। नंबर 1 मस्कुलिन बनी, इसकी स्पीड और चकमा देने की क्षमता बहुत ज्यादा है लेकिन इसका डिफेंस बहुत कमजोर है। नंबर 2 लावा टर्टल, इस लावा टर्टल का डिफेंस बहुत ज्यादा हाई है और एचपी बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। वही नंबर 3 का मॉन्स्टर जो कि सेटो वोल्फ है, इसे हम बॉस कहते हैं। यह एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर होता है जिसकी स्पीड और अटैक की पावर दोनों ही बहुत तेज होती है और इसके पास शैडो टीयर की स्किल है। जो ये शैडो टीयर की स्किल होती है ये नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जलने और खून बहने में भी बहुत ज्यादा असर डालती है। तभी हम दूसरे सीन में लावा टर्टल को हमला करते हुए देखते हैं। वह अपनी बाहरी कटकाठी और नुकीली पूंछ से जमीन को हिला देता है और जो मौजूदा सोल्जर्स थे वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और जान बचाकर भाग रहे हैं। एक सोल्जर चिल्लाता हुआ कहता है कि मदद करो। तभी ये सुनने के बाद लावा टर्टल बहुत तेज से दहाड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि लावा टर्टल की एचपी 250 से 200 पहुंच चुकी है, यानी कि लावा टर्टल अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक सोल्जर लावा टर्टल पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन कछुए की खाल इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि तीर उसे लगता है नहीं बल्कि टकराकर वापस नीचे गिर जाती है। तभी एक सोल्जर वहीं जमीन पर गिर जाता है और डर के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और तभी हम वहाँ पे एक तीरंदाज को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी जैन झांग होता है। वह कछुए का ध्यान भटकाने के लिए हाथ हिलाता है और चिल्लाकर कहता है अरे इधर देखो ना, और उसे मजाकिया अंदाज में कहता है कि हे यू क्यूट लिटिल टर्टल, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और इस बात से कछुआ बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर वह एमसी का पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से एमसी डर के मारे उसके आगे आगे भाग रहा होता है और कछुआ उसके पीछे पीछे, जिसकी वजह से जैन झांग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा डरावना है। तभी जैन झांग भागते भागते एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचता है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे जैन झांग ने अपनी तीरंदाजी दिखाई थी और उसी ग्राउंड में 4 पिलर लगे हुए हैं। ये कोई नॉर्मल पिलर नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक ट्रैप है। और जैसे ही लावा टर्टल उन खंभों के घेरे में आता है, खंभों से नीली बिजली की लहरें निकलने लगती हैं और एक जोरदार क्रैकल की आवाज के साथ आसमान से बहुत ज्यादा बिजली गिरती है, वो भी टर्टल के ऊपर। बिजली गिरने की वजह से टर्टल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसको क्रिटिकल हिट हुआ है और उसकी HP -190 हो गई है।
जिससे कछुए की हेल्थ सिर्फ 10 बची है, यानी कि 250 में सिर्फ 10 बची है। मतलब कि अब लावा टर्टल मरने की कगार पर है। तभी जैसे एमसी लावा टर्टल को देखता है तो वो समझ जाता है कि अब लावा टर्टल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। इसलिए जैन झांग फुर्ती दिखाते हुए हवा में उछलता है और वह अपने धनुष से एक साथ 3 तीर चलाता है, जिसे हम ट्रिपल शॉट बोलेंगे। और फिर वह तीनों तीर लावा टर्टल को लग जाती हैं, जिससे लावा टर्टल वहीं मर जाता है, जिससे स्क्रीन पर आता है डिफीटेड। और अब टर्टल की एचपी 0 हो चुकी है, इसलिए लावा टर्टल धीरे धीरे डिसिपेट होने लगता है। और टर्टल के मरने के बाद जैन झांग को एक नीला ऑर्ब मिलता है। सिस्टम जैन को बताता है कि यह एक लो ग्रेड का सोल ऑर्ब है और इस वजह से जैन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसलिए जैन झांग सही टाइम पर मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करता है। फिर ऑर्ब मिलने के बाद सिस्टम एमसी को बताता है कि जो लाल कलर का ऑर्ब होता है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और जो हरा कलर का ऑर्ब होता है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीले कलर का ऑर्ब होता है वो मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो पीले कलर का ऑर्ब होता है वो एजिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लो ग्रेड के सोल ऑर्ब होते हैं उससे तुम्हारी मेंटल स्टेट सिर्फ 0.01 ही बढ़ती है, और जो मिड ग्रेड के सोल ऑर्ब होते हैं उससे सिर्फ 0.01 ही मेंटल स्टेट में बढ़ोतरी होती है, और जो हाई लेवल के ऑर्ब होते हैं उससे सीधा 1 पॉइंट बढ़ता है। इसलिए जैन झांग बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कम लेवल का ऑर्ब है, इसलिए इसे मैं इंटरनेट पर बेच दूंगा और इसे कम से कम 1000 क्रॉन्स आ सकते हैं। 1000 क्रॉन्स का मतलब यह है कि एमसी की दुनिया में कुछ अलग तरह का ही पैसा चलता है, जो कि शायद हमें आगे पता चलेगा। तभी सिस्टम जैन झांग को बताता है कि टर्टल तो अब मर चुका है, इसलिए तुम उसे समन कर सकते हो, और इस वजह से अपना एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी सिस्टम एमसी से पूछता है कि क्या तुम टर्टल को समन करना चाहते हो, तो एमसी एक्साइटेड होते हुए बोलता है और नहीं तो क्या, यस। तभी एमसी की यस कहते ही उसके सामने बहुत बड़ा सा भांडर उठता है, और इस भांडर से हमारा क्यूट लिटिल टर्टल सामने आता है, जिससे एमसी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपना एमसी इन नई अचीवमेंट पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी एमसी टर्टल को पेट करते हुए बोलता है कि अब तो मैं इस दुनिया की ले लूंगा और अब तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तभी इसके बाद हम कुछ बनी रैबिट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर भी, और ये बनी सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार भी रहे होते हैं। यह कोई नॉर्मल से खरगोश नहीं है, बल्कि ये रैबिट बहुत ज्यादा खतरनाक और क्रूर मॉन्स्टर है। तभी एक सोल्जर जिसका नाम शायद जैडन है, वह मॉन्स्टर खरगोश उस जैडन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और दर्द के मारे वो चिल्लाने लगता है। तभी जैडन के साथी उसे चिल्लाकर कहता है कि जैडन पीछे हटो। वे तीनों सोल्जर उस बनी रैबिट को ललकारते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर इसे हरा देंगे, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तभी आसमान में सनसेट का रंग छा जाता है, मतलब लाल लाल हो जाता है और बर्ड्स उड़ने लगते हैं। तभी सबका ध्यान अचानक एक बहुत बड़े मॉन्स्टर पर जाता है जो कि उनकी ओर ही आ रहा था। तीनों सोल्जर हैरान होकर एक दूसरे से पूछते हैं कि वह क्या है। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्या आ रहा है हमारे सामने। तभी उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि लावा टर्टल है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस टर्टल के ऊपर कोई नकाबपोश आदमी बैठा हुआ है। तभी हम जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी जैन झांग ही होता है। तभी जैन झांग कछुए के ऊपर बैठे बैठे सबको हेलो बोलता है। तभी जैडन कछुए की तरफ देखता है और एमसी की तरफ भी देखता है और कहता है कि ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। तभी उसका साथी बोलता है कि ये शायद टेम हो चुका है, मतलब वो उसका पेट बन चुका है। तभी दूसरा सोल्जर एमसी को देखकर बोलता है कि मुझे तो इस बंदे से जलन होने लगी है। तभी सोल्जर बनी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तभी एक सोल्जर मजाक में कहता है कि हम इन बनी को टेम कर लेंगे और हम इनकी पीठ पर बैठकर हर जगह घुमा करेंगे। तभी जैसे ही बनी ये सब बकवास की बातें सुनता है तो अचानक से जैडन के मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे जैडन के मुंह से खून और उसके दांत बाहर निकल जाते हैं। जैडन के साथी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पीछे हटो, यह खरगोश गंदी चालें चल रहा है। जो बाकी के 2 सोल्जर्स थे वो तलवार और डंडों के साथ उस बनी पर हमला करते हैं। एक सोल्जर खरगोश पर क्रिटिकल हिट देता है, जिससे उन्हें लग रहा था कि खरगोश हारने वाला है क्योंकि इसकी एचपी बहुत ज्यादा कम बची थी और इस वजह से खरगोश की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तो बनी हार मानने के बजाय अपना बजरंग मोड ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उस बनी की चारों तरफ लाल रंग का ऑरा निकलने लगता है और वो बनी बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना लगने लगता है। और अब वह प्यारा दिखने वाला खरगोश बहुत ज्यादा बड़ा, डरावना और लाल आंखों वाले राक्षस बदल चुका होता है और वो बनी इतनी जोर से दहाड़ता है कि तीनों सोल्जर बहुत ज्यादा सहम जाते हैं। एक सोल्जर डरते हुए कहता है कि इसकी माँ का ये तो बजरंग मोड में आ गया है। वह तीनों सोल्जर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि लगता अब हम मरने ही वाले हैं। उन सोल्जर की हालत इतनी खराब है कि डर के मारे उनकी आंखें बाहर ही निकली आ रही हैं। तभी वहीं जंगल में दूसरी तरफ हमारा एमसी जैन झांग बड़े ही आराम से लावा टर्टल के ऊपर बैठा हुआ है और ढलते सूरज का आनंद ले रहा है और कहता है कि यहाँ का सनसेट कितना ज्यादा सुंदर है, इसे देखकर तो मेरे मन को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है। तभी वो तीनों सोल्जर भागते भागते अपने एमसी के पास पहुंचते हैं। वे तीनों सोल्जर चिल्लाकर एमसी से कहते हैं कि अरे बेवकूफ, तुम वो जो ऊपर बैठे हो ना, जल्दी से वहां से भागो
वरना मारे जाओगे। जैन झांग उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो तीनों बनी मॉन्स्टर टर्टल के पीछे ही होते हैं। तभी वो तीनों बनी मॉन्स्टर रैबिट जैन झांग पर हमला कर देते हैं, जिससे जैन झांग बड़ी मुश्किल से बचता है, मतलब कि डॉज करता है। तभी एमसी एक प्लान बनाता है कि हमें इन तीनों मॉन्स्टर को अलग अलग करना होगा ताकि उनके हमले की स्पीड कम की जा सके। इसलिए एमसी अपने टर्टल से कहता है कि इन मॉन्स्टर पर अपने पूंछ से हमला करो। तभी लावा टर्टल एक जोरदार दहाड़ मारता है और फिर लावा टर्टल अपनी बड़ी सी पूंछ को चारों ओर घुमाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टर्टल की पूंछ की अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तभी हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जैन झांग की तीरों से बनी मॉन्स्टर को सिर्फ -2 या फिर -3 का ही नुकसान हो रहा था। वहीं लावा टर्टल के अटैक से बनीज को -20 और -30 से भी ज्यादा क्रिटिकल हिट हो रहा था और इस वजह से बनी रैबिट अलग अलग हो जाते हैं। जैन झांग अपनी लावा टर्टल की ताकत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि शाबाश मेरे लावा टर्टल, तुम इन सब की वाट लगा सकते हो, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम करो। और यह बात एमसी काफी अच्छी तरह से पता थे कि जो उसने सम्मन किया हुआ है वह उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एमसी खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती, वे मॉन्स्टर बनी टर्टल पर भारी पड़ने लगते हैं। इसलिए एमसी टर्टल से कहता है कि लावा टर्टल वापस समनिंग सर्कल में आ जाओ वरना तुम मारे जाओगे। वहीं वह स्टूपिड बनीज बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं, वे तेजी से कूद कर लावा टर्टल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टर्टल को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है और क्रिटिकल हिट -30 और -40 कछुए पर लगता है। एमसी अपने पेट को मरता हुआ नहीं देख सकता, वह गुस्से में अपनी बो निकालता है और बनी पर तीरों से बौछार कर देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें अपने लावा टर्टल को मारने नहीं दूंगा। तभी जब लावा टर्टल हारने वाला होता है तभी एक सरप्राइज सामने आता है। टर्टल एक जोरदार दहाड़ मारता है और उसके शरीर से एक नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है और स्क्रीन पर आता है लेवल अप। इसका मतलब यह है कि टर्टल का लेवल अप हो चुका है। लेवल अप होने के बाद लावा टर्टल की ताकत बढ़ जाती है। तभी हम लावा टर्टल की स्टेटिक्स देखते हैं। लावा टर्टल की रैंक अब 2 हो चुकी है, जो कि अब 5 तक जा सकती है और उसकी एचपी अब 400 हो चुकी है और उसका अटैक भी बढ़ चुका है 80 से लेकर 100 तक और उसका डिफेंस भी बढ़ चुका है जो कि 70 हो चुका है। लावा टर्टल का अब लेवल अप हो चुका था, इसलिए उसका क्रिटिकल हिट भी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से वो बनी रैबिट्स पर जोरदार हमला करता है अपनी पूंछ से और बनीज को -40 का क्रिटिकल हिट लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि तीनों बनी रैबिट्स अब मर चुके हैं और जैसे ही वो बनी रैबिट्स मर जाते हैं तो जैन झांग में हाथ में 3 क्रिस्टल बॉल आ जाती हैं जो कि नीले रंग की होती हैं और ये सब देखकर एमसी और उसका लावा टर्टल बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी सिस्टम हमें स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें लिखा होता है कि आपने 3 मैस्कुलिन बनीज को मार दिया है और अब तुम उन तीनों बनीज को डुप्लीकेट कर सकते हो, यानी कि उन्हें समन कर सकते हो। और क्या तुम इन बनीज को समन करना चाहते हो? तभी एमसी कहता है हाँ और क्या, ऑफ कोर्स। और तभी हमें वूज की आवाज आती है और तभी हम देखते हैं कि एमसी ने तीनों बनीज को समन कर लिया है और इस वजह से जैन झांग के पास अब 4 समन पेट्स हो चुके हैं। और यह सब एमसी को बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था क्योंकि उसके पास अब धीरे धीरे सेना बढ़ती ही जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अगला दिन भी आ जाता है। तभी सिस्टम डिंग करते हुए जैन झांग को नोटिफिकेशन दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि सभी लोग ध्यान दें, तुरंत रेंज पर इकट्ठा हो क्योंकि हमें बहुत जरूरी घोषणा करनी है। तभी एमसी ये सब देखकर बोलता है कि अरे ये क्या बकचोदी है, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। और तभी इसके बाद हम वही अरीना वाला सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी चश्मा लगाए खड़ा होता है। वह सभी स्टूडेंट को बोलता है कि जितने भी स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहे थे अब वो लेवल 1 के माहौल में ढल गए हैं और इसलिए वह इंस्ट्रक्टर सभी को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम सभी को अब शैडो वोल्फ का सामना करना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि कोई भी नौसिखिया शैडो वोल्फ को हरा नहीं सकता। इसलिए हमने स्कूल से स्पेशली कुछ इलाइट सोल्जर्स को बुलाया है जो कि उस शैडो वोल्फ को हराने में और लेवल 2 के डोर को खोलने में मदद करेगी। तभी हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम आंद्रे लियो होता है, लेकिन डेमन रेल में उसका नाम लूना होता है। सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह बला की खूबसूरत थी। तभी वहीं उस लड़की को देखकर भीड़ पर खुशपुश होने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि यह लड़की तो एस लेवल की एबिलिटी वाली है जो कि सेरिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है और वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी लूना जोर से बोलती है कि सभी लोग अपनी सबर बंद करो, मैं तुम लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। लूना सभी से बोलती है कि शैडो वोल्फ को कोई कम मत समझना, वह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है और जब हम उसका शिकार करने निकलेंगे तो तुम सबको मेरा ही आदेश मानना होगा और जो कोई भी अपनी मर्जी से काम करेगा उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। और ये लूना को देखो यार कितनी मस्त लगती है, इसका फिगर तो देखो, मैं ऊपर से नीचे तक तुमको दिखा देता हूँ जैसे तुम्हारा मूड बन जाए, लेकिन कुछ और मत करना। तभी वही हमारा एमसी जैन झांग जो कि लूना के स्टैट्स देख रहा था जिसमें लिखा होता है लूना और एलियन और उसका वेपन होता है लुमिनारा स्वार्ड और लूना की रेटिंग होती है स्किल्ड स्वार्ड मैन। जैन झांग मन में सोचता है कि लूना के जितने भी स्टेट्स हैं
वो सब छुपे हुए हैं, इसलिए जैन झांग लूना की तुलना अपने आप से नहीं कर पा रहा होता है। तो क्या MC लूना के बारे में कुछ और जान पाएगा, और क्या जैन झांग शैडो वोल्फ को भी समन कर पाएगा, ये सब देखेंगे हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि हमने 3rd चैप्टर में देखा था कि लूना नाम की एक S लेवल हंटर, जो कि सभी A लेवल हंटर्स है, कहती है कि अब हम शैडो वोल्फ का हंट करेंगे। इसलिए लूना सभी छोटे बड़े हंटर को लेके जंगल जाती है ताकि वो शैडो वोल्फ का हंट कर सके। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हम जैन झांग को देखते हैं, जो कि अपनी सोल्जर वाली हुडी पहने होता है और मन ही मन सोचता है कि उसे अपनी असली शक्तियों को अभी सीक्रेट रखना चाहिए। वह खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि दूसरे लोग उसकी असली काबिलियत देखकर हैरान ना हो। लेकिन तभी अचानक जंगल से कुछ मॉन्स्टर निकलते हैं। इनमें 2 फुर्तीले बनी रैबिट जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर और बहुत बड़ा लावा टर्टल कछुआ शामिल है। उन्हें देखकर दल के बाकी हंटर्स घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं कि राक्षस, सब लोग इन पर हमला करो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लूना तुरंत अपनी तलवार निकालती है। वह इतनी बिजली जैसे तेजी से वार करती है कि केवल एक ही झटके में सभी मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। तभी हम हवा में देखते हैं कि क्रिटिकल हिट, जो कि -120 -200 दिखाई देता है, और ये क्रिटिकल हिट लूना की पावर से दिखाते हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि लूना ने एक ही बार में सभी मॉन्स्टर को ढेर कर दिया होता है, जिसकी वजह से पीछे खड़े साथी दंग रह जाते हैं और कहते हैं, बाप रे, इसने तो एक ही बार में सभी की जान ले ली। तभी हम लूना को देखते हैं, जो कि अपनी तलवार लिए बड़ी स्टाइल से खड़ी होती है, और सब लोग उसे देखकर बोलते हैं कि क्या यह S लेवल की पावर इतनी खतरनाक होती है। तभी लूना बहुत शांत और आत्मविश्वास से अपने सभी साथियों से कहती है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जैन झांग लूना को देखकर वह उसकी एबिलिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी खोट था। वह सोचता है कि इस लूना के हाथों से तो शैडो वोल्फ को चुराना बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी अचानक रात के अंधेरे में एक भयानक गरज सुनाई देती है। आसमान में पक्षी डर कर उड़ने लगते हैं। तभी एक नीले और काले रंग का खतरनाक पोर्टल खुलता है। लूना सभी को बताती है कि यह लेवल 2 का डोर है और यहीं पर शैडो वोल्फ अपीयर होगा। जैसी पोर्टल से पावर निकलने लगती है, लूना सबको सावधान करती है। वह कहती है कि जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं वे लापरवाही से हमला ना करें और मुझसे नॉर्मल दूरी बनाए रखें। वह अकेले ही उस पोर्टल के सामने खड़ी हो जाती है, जो यह दिखाता है कि लूना सबको बचाने के लिए सबसे बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार है। तभी हम देखते हैं कि सोल्जर्स का एक ग्रुप डेमन रेल के सामने खड़ा है और वे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि चारों ओर गाढ़ा नीला कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ भी आसपास साफ दिखाई नहीं देता। तभी एक हंटर चिल्लाता है कि कोहरा बहुत घना है और उसे शैडो वोल्फ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी कोहरे के बीच से अचानक एक बड़ा सा डरावना भेड़िया बाहर निकलता है, जिसकी आंखें नीली चमक रही होती हैं। वह बहुत तेजी से लूना की ओर झपटता है। अगले ही पल पॉन्स के शोर के साथ भेड़िया हमला करता है, जिसकी वजह से लूना की आंखें डर और आश्चर्य से फट जाती हैं। तभी हम लूना को देखते हैं, वे बहुत ही तेजी से शैडो वोल्फ के हमले से बचती है। वह हवा में तैरते हुए पीछे की ओर झुकती है और शैडो वोल्फ के हमले को डॉज करती है। तभी लूना अपनी एड़ी पर घूमती है और अपनी तलवार से एक बहुत तेज स्ट्राइक करती है। तभी अगले ही पल हम लूना को देखते हैं, जो कि शैडो वोल्फ पर बहुत सारी स्ट्राइक लगाती है। हम देखते हैं कि स्ट्राइक की वजह से -150, -88, -175 का डैमेज क्रिटिकल हिट होता है, जिसका मतलब यह है कि वार बहुत ज़्यादा सटीक और घातक था। तभी हम लूना को देखते हैं, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस और फोकस्ड दिखाई दे रहा था। वह अपनी तलवार को पूरी ताकत से नीचे की ओर लाती है, जिससे रोशनी की एक चमक पैदा होती है, और इसी के साथ भेड़िया जमीन पर गिर जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। जैसे ही भेड़िया डिसिपेट होता है, वहाँ खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि हम जीत गए, और क्या शैडो वोल्फ हार गया। भीड़ में से एक हंटर कहता है कि उसने सब कुछ फ्रंट रो से देखा है। वह सभी से कहता है कि लूना की S लेवल की एबिलिटी लाइट स्लैश है। तभी हम जैन झांग को देखते हैं। वह कहता है कि क्या लाइट स्लैश? तभी उसका सिस्टम उसे लूना की लाइट स्लैश के बारे में बताता है कि इसकी रैंक 1 है और एक्सपीरियंस 370 है आउट ऑफ 1000 में। कॉस्ट 10 वाइटलिटी पॉइंट है और कूल टाइम उसका 60 सेकंड है। और इसका इफेक्ट यह है कि टारगेट पर लगातार हमला करना, हर हमला 2 गुना नुकसान पहुंचाता है, और इसका आखिरी बार पिछले सभी हमलों के ऊपर यानी कि क्रिटिकल हिट देगा, जिससे भारी नुकसान होगा। और जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी, उसका हमला भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि रैंक 1 इसमें लगातार 3 स्ट्राइक लगती हैं, और रैंक 2 पर इसमें लगातार 5 स्ट्राइक कर सकते हैं, और रैंक 3 पर इसमें लगातार 10 स्ट्राइक कर सकते हैं, और रैंक 4 पर इसमें लगातार 20 स्ट्राइक होती हैं, और रैंक 5 तो सबसे आगे है, इसमें लगातार 50 स्ट्राइक्स लगा सकते हैं। और जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी, स्ट्राइक गिनती 50 तक पहुंच सकती है। लूना ने लेवल 1 के बॉस को मार गिराया है, जिससे हंटर को चाबी मिल गई है। वे लूना का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तभी लूना अपनी टीम के साथ चैट और बात करने लगती है। वह बताती है कि
अब हम लेवल 5 के बॉस को हराने जा रहे हैं। इसलिए लूना के सभी साथी जो कि चैट में ही बात कर रहे थे, लियाम, एबी और लियोन, उसकी बहादुरी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी जैसे ही लूना जाने के लिए मुड़ती है, उसके पीछे एक अजीब सा पोर्टल जो कि नीला और काला होता है अचानक उभरने लगता है। तभी लूना ने पहले कहा था कि शैडो वुल्फ 1 घंटे बाद फिर से रिस्पैम होगा, लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं कि पोर्टल से निकलने वाली पावर्स बहुत ज़्यादा भयानक होती हैं। लूना को महसूस होता है कि यह कोई नॉर्मल रिस्पॉन नहीं है। वह घबराकर कहती है कि इस पोर्टल से जो किलिंग इंटेंट निकल रहा है वह नॉर्मल किलिंग इंटेंट से बिल्कुल अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं यह वुल्फ हाई लेवल का हो। तभी लूना को एहसास होता है कि शैडो वुल्फ उम्मीद से बहुत पहले और बहुत ज़्यादा पावरफुल रूप में वापस आने वाला है। तभी हम एक बहुत ही पावरफुल और डरावने भेड़िए को देखते हैं जो कि सुपीरियर शैडो वुल्फ होता है। वह अचानक अपीयर होता है और वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मतलब कि उनकी पैंट गीली हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं, यह तो एक सुपीरियर लेवल शैडो वुल्फ है, ये यहाँ कैसे आ गया। लेकिन वह कहते हैं कि डरने क्या बात है जब हमारे पास लूना है। तभी लूना अपनी टीम से कहती है कि भागो यहाँ से, तुम लोगों के रुकने की वजह से मैं सही से अटैक नहीं कर पाऊंगी, जल्दी यहाँ से निकलो। लोग लूना की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन लूना उनको बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। लूना मन ही मन सोचती है कि एक सुपीरियर शैडो वुल्फ की ताकत 5 नॉर्मल शैडो वुल्फ के बराबर होती है। हालांकि यह भेड़िया अभी लेवल 1 पर है, इसलिए उसे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। तभी भेड़िया लूना पर अचानक छलांग लगा देता है, लेकिन लूना बड़ी फुर्ती से उसका हमला डॉज कर लेती है। लूना अपनी तलवार से लाइट स्लैश का एक भयंकर हमला करती है, जिससे भेड़िया को ज़्यादा चोटें तो नहीं लगती, लेकिन हम देखते हैं कि सुपीरियर शैडो वुल्फ को बस -33, -66 और -109 का डैमेज हुआ है। हमला करने के बाद लूना को एहसास होता है कि भेड़िया की डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है। वह सोचती है कि डैमेज बहुत कम है, इस भेड़िया का डिफेंस आखिर कितना ज़्यादा हो सकता है। तभी भेड़िया अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए हवा में छलांग लगाता है। लूना भेड़िया को चकमा देने और उस पर स्टैक लगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भेड़िया इतना तेज होता है कि वह उसकी आंखों को धोखा दे देता है। हालांकि लूना ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी भेड़िया उसे किसी न किसी तरह घायल कर ही देता है। तभी लूना का सिस्टम उसके सामने आता है, जो कि उसे वार्निंग देता है कि तुम बहुत ज़्यादा घायल हो और बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा है और तुम सिर्फ 10 सेकंड में अपनी 1% हेल्थ खो दोगी। तभी लूना घायल होने और दर्द होने के बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह अपने घाव को पकड़ती है और खुद से कहती है कि वह आखिरी दम तक उस शैडो वुल्फ से लड़ेगी। इसलिए फिर लूना अपनी तलवार तान कर भेड़िए पर पियर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम मैदान के किनारे अपने MC जैन झांग को देखते हैं, जो कि ये पूरी लड़ाई देख रहा होता है। तभी MC के साथ वाला एक हंटर डर के मारे भाग रहा होता है और उसे भागने के लिए चिल्ला रहा होता है और कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से वरना मारे जाओगे बेवकूफ़। लेकिन जैन झा के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वह भेड़िए की ताकत देखकर दंग हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह सुपीरियर शैडो वुल्फ एक बहुत ही रेयर जीव है। वह खुद से कहता है कि अगर मैं इसे पालतू बना सका तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी। तभी हम इधर लूना की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह थकी होती है और उसकी सांसें फूल रही होती हैं, मतलब हफ्फ हफ्फ। जबकि MC जैन झांग एक सुनहरे मौके का इंतजार कर रहा होता है। वहीं इधर लूना लेवल 1 के सुपीरियर शैडो वुल्फ का सामना करने में लगी होती है। वह भेड़िए की ताकत देखकर हैरान है और सोचती है कि यह उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तभी भेड़िए का हम हेल्थ देखते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। लूना परेशान होकर कहती है कि आखिर अभी भी इसके पास इतनी HP क्यों बची है। लूना हमला करने की कोशिश करती है और अपने खास वार यानी कि लाइट स्लैश का यूज़ करना चाहती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह खून बहने और थकान की वजह से लूना अपना लाइट स्लैश नहीं कर पाती। उसके पैरों में ट्रम्बल हो रहा होता है और बुरी तरह से हाँफ रही होती है। तभी भेड़िया मौका देखकर लूना पर टूट ही पड़ता है और अपने खास हमले यानी कि शैडो टीयर का यूज़ करता है और यह हमला इतना तेज़ और पावरफुल होता है कि लूना तो उसे डॉज ही नहीं कर पाती। हमले की वजह से लूना दूर जाकर गिरती, बहुत ही दूर। वह ज़मीन पर बेसुध होकर पड़ी रहती है, जैसे कोई लेकर छोड़ दिया हो। और भेड़िया एक बार फिर से दहाड़ता है और उस पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैसे ही भेड़िया उस पर झपटने की कोशिश करता है, अचानक से कहीं तीर आकर उस भेड़िए के मुंह में लगता है और भेड़िया दर्द के मारे चिल्ला उठता है। इधर देखते हैं कि MC जैन झांग, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ है और अपना हुड पहना हुआ है, वह धनुष बाण लेकर वहाँ खड़ा होता है। वह लूना को बचाने के लिए वहाँ आया होता है, लेकिन लूना उसे पहचान लेती है और मन में सोचती है कि इस चूतिए को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, शायद ये वही न्यू कॉमर है जो कि इस साल हमारे बैच में आया है। ये अभी तक चूतिया यहाँ क्या कर रहा है। तभी इधर MC भेड़िए को उकसाता है और कहता है कि ए चूतिए, इधर आओ और मुझसे लड़ो। वह भेड़िए का ध्यान लूना से हटाकर अपनी ओर खींच लेता है और उसे चिढ़ाते हुए भागने लगता है।
लूना उसे देखकर परेशान हो जाती है और चिल्लाती है कि अरे बेवकूफ़, उसे मत उकसाओ, तुम सिर्फ यहाँ से भागो, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। लूना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, इसलिए एमसी को फिर से बेवकूफ़ कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बुद्धू सा लड़का उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा और मारा जाएगा। तभी जैन झांग भागते समय मन ही मन सोचता है कि अभी भी इस भेड़िए की आधी हेल्थ बाकी है और वो खुद को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, लेकिन उसे अपनी बहन की देखभाल करनी है, इसलिए वह हार नहीं मान सकता। इसलिए जैन झांग किसी खुले मैदान की तलाश में है ताकि वह अपने और कियोसस का फ़ायदा उठा सके। भागते भागते उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जबकि भेड़िया बहुत स्पीड से उसका पीछा कर रहा है। तभी जैसे ही भेड़िया उस पर हमला करने के लिए करीब आता है, एमसी तेजी से मुड़ता है और चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाता है, मतलब ये कहता है कि ऑर्कियोसेस। तभी एक बहुत ज़्यादा और अजीब सी नीली रोशनी के साथ अपना लिटिल क्यूट टर्टल निकलता है और वह भेड़िए के हमले को रोक देता है और फिर एमसी के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ही 5वां चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या अपने एमसी जैन झांग सुपीरियर शैडो वुल्फ को टेम कर पाएगा या फिर वुल्फ जैन झांग को मार देगा? ये सब देखेंगे हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं 2-3 दिन बाद, ओके? क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, दिवाली के बाद से अब जाऊँगा।